मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक और हफ्ता जिसके अंदर हमने एक जॉइंट सेशन देखा। वज़ीर आज़म साहब ने उसको बुलाने से पहले पार्लिमानी लीडरान को बुलाया, उसके अंदर भी और जॉइंट सेशन में भी PTI के सरबराह एब्सेंट थे। पार्लिमानी लीडर्स के कॉन्फ्रेंस में कम से कम शाह महमूद कुरैशी साहब PTI को अलामती तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद जब एक जॉइंट सेशन कॉल हुआ तो एक बार फिर हम सब के ऊपर आया ये हुआ कि पीपल्स पार्टी PML नून से बेहतर लफाजी करती है, PML नून शायद पीपल्स पार्टी से बेहतर काम करते हैं। पार्लियामेंट ना आने के अंदर सर फहरिस्त जो है वो PTI एक बार फिर रहे। हैदर साहब डिडंट बॉदर विद इट। बात यही है, पहले पार्लियामेंट्री जो मीटिंग थी उसमें अगर इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब को वो एज़ प्राइम मिनिस्टर रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, तो क्या शाह महमूद कर रहे हैं जो गए? और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई हैं, तो क्या ये मीटिंग्स क्या PML नून या वज़ीर आज़म के घर या वजारत या गवर्नेंस के सिर्फ हवाले से थी? ये आई थिंक ये स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी के इशू, कश्मीर वाज द इशू, सर्जिकल स्ट्राइक की जो मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं उन्होंने की है और हम रद्द कर रहे हैं इस बात को, दैट वाज द इशू। जब इशू ये था तो उस पर क्या ये बनता था कहना कि क्योंकि मुझे नवाज़ शरीफ नहीं पसंद, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मैं तहरीक चला रहा हूँ, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए? ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात जो है वो खान साहब को देने होंगे, क्योंकि खान साहब का सड़कों पे आना एक हद तक उनका आईनी हक हो सकता है, लेकिन ये लोग ज़रूर सवाल फिर भी कर सकते हैं कि हक तो आपका होगा आना, लेकिन फ़र्ज़ की क्या बात है? जो आपका पार्लियामेंट्री रोल है वो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं? और दूसरा सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपका हक कुछ है तो उस हक का इस्तेमाल सही मौके पे मौजू तरीके से करना ना करना, ये भी एक सियासी फ़ैसला होता है जिस पे अवाम एक राय रख सकते हैं। लेकिन फिर एक और चीज़ नज़र आई जो लास्ट जॉइंट सेशन में नहीं नज़र आई थी, वो PML नून भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। आखिरी दिन जब रेजोल्यूशन टेबल हो रहे थे तो सरताज अजीज़ साहब थे, सिर्फ ना वज़ीर आज़म साहब थे ना उनकी सीनियर काबीना के और अरकान थे। खुर्शीद शाह साहब ने ये तनकीद करते हुए कहा भी कि वज़ीर आज़म साहब आज तो नहीं है, लेकिन जब अगर आपको याद होगा जब अपनी डायरेक्टली अपनी सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी तो इट वाज अटेंडेड। और अगर जॉइंट सेशन कॉल किया है, कश्मीर अगर इंडिया को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना है, अगर एक मेजर अपोजिशन लीडर ने गलती करते हुए बाय मैनी अकाउंट्स नहीं आया है, तो कम से कम आप तो सब लोग आए। लेकिन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को वो इज़्ज़त नहीं दी है जो शायद देनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब ने भी वो इज़्ज़त करवाई नहीं है वज़ीर आज़म साहब से, ख़ुद एब्सेंट रह के। अगर खान साहब शुरू से अपने एजेंडे को पुश कर रहे होते तो मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद ये मीडिया ज़रूर आवाज़ उठा रहा होता कि ये कैसे वज़ीर आज़म है जो जवाब देने भी नहीं आते, और ये प्रेशर मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म विदस्टैंड नहीं कर पाते और इवेंचुअली उनको आना पड़ता। खान साहब ने ये स्ट्रेटजी बहरहाल अपनी दानिश में अडॉप्ट नहीं की, और इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं कि खान साहब तो आते ही नहीं, और फिर मियाँ साहब कहते हैं कि ठीक है कोई अपोजिशन नहीं है तो फिर मैं भी कभी आऊँगा कभी नहीं। और वैसे भी मियाँ साहब की पार्लियामेंटेरियन एज अ पार्लियामेंटेरियन उनको बहुत शौक भी नहीं रहा है, क्योंकि तुंदो तेज़ सवाल होते हैं। तो सवाल आज हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। एक ये भी होगा कि अगर मैं इमरान खान हूँ तो मैं समझूंगा सही या गलत कि मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं एक इंटरनेशनल फिगर हूँ, एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे नाम पे वोट पड़ता है, और मैं अपने आप को फैंसी करता कि मैं किसी 1-to-1 डिबेट में अगर पूरे अवाम के सामने किसी के सामने खड़ा होता हूँ, तो एक पर्सोना खान साहब का था कि ही कुड हैव फैंसीड हिमसेल्फ इवन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये रूट नहीं लिया, और आई थिंक ये सवाल जो है वो डेफिनेटली बनता है कि ये जो रूट और ये जो फ़ैसले हैं, इसका सिर्फ महज ये जवाब नहीं हो सकता कि सड़कों पर रहना हमारा आईनी हक है। आपके हक हैं तो फ़र्ज़ भी हैं, और जो हक है उसका इस्तेमाल क्या आपने सही सियासी दानिश में मुल्क के वसीतर मफाद मद्देनज़र रखते हुए किया है या नहीं, ये भी एक सवाल। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ महमूद रशीद PTI का मौक़िफ़ देने के लिए, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हैं इन द पंजाब असम्बली। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ईम कादरी साहब, PML नून के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। ज़ईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, आपकी पार्टी की ये एक्सक्लूजन की जो पॉलिसी है, आप ख़ुद क्योंकि एक सरबराह की कैपेसिटी में एक्ट करते हैं, एक ऐसी असम्बली में जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ हर आपके बंदे के लिए 10 आदमी सामने से खड़े हैं,
300 to 30 ऑड का रेशियो है, लेकिन आप अपना हक अदा करते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। ये आपकी जो फेडरल पार्टी है और आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो इसको अहम क्यों नहीं समझते? मेरा ख्याल है कि आपको किसने कह दिया कि अहम नहीं समझते? हम अहम समझते हैं और हम माजी के अंदर हर अहम मौके पे हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जिन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ज़रूरत पड़ी हमने अपना मौक़िफ़ भी दिया। इन पर्टिकुलर अगर आप पिछले दिनों के जो जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी पार्टी के अंदर बहुत तवील इस पे गौर ख़ौस भी हुआ और इख्तलाफ राय भी था, लेकिन फिर मेजॉरिटी के साथ ये फ़ैसला हुआ कि इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले पार्लिमानी लीडर्स की अगर मीटिंग हो गई है और उसमें बड़ी डिटेल के साथ ये कश्मीर इशू पे बात हुई है, इंडियन एग्रेशन पे बात हुई है और उसमें एक मुश्तरका जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया गया है, एक रेजोल्यूशन भी सब की तरफ से आ गई है। तो उसके बाद ये जो कुछ हुआ दूसरे दिन और तीसरे दिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि क्या ये पार्टियां वहाँ पर ये मकसद हासिल कर पाई हैं, एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार। और यही हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ अगर हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात होगी कश्मीर के साथ तो फिर पनामा की भी होगी, करप्शन की भी होगी, बाकी बातें भी होंगी। जी मियाँ साहब, हमारे साथ ज़ईम कादरी साहब ने भी अब हमें ज्वाइन कर लिया है और हमें कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल्स पार्टी हैं। कायरा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर जॉइंट सेशन में अपना अपोजिशन का किरदार अदा किया। एक बार फिर एतज़ाज़ हसन साहब ने मौके को देखते हुए PMLN के ऊपर थोड़ा सा अटैक किया और एक बार फिर PMLN की रिएक्शन आई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कश्मीर के मामले पे पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब की तरफ से भी और आउटसाइड ऑफ इट बिलावल साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई कि ये मौका नहीं था डिवीज़न का। मियाँ साहब समझते हैं कि उनकी मियाँ महमूद रशीद साहब समझते हैं कि उनकी पार्टी हक बजानिब थी और ये क्रेडिबिलिटी लैंड कर रही होती है कि लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर को। आपकी पार्टी का क्या कहना है सर? देखिए, जो असेंबली के अंदर हुआ, कल बिलावल साहब ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब हुआ, लेकिन असेंबली में कभी ना कभी ऐसा होता है किसी एक मेंबर की तरफ से, किसी भी तरफ से, वो कभी हुकूमत की तरफ से हो सकता है, कभी अपोजिशन की तरफ से, कोई मेंबर अगर ओवर डूइंग कर जाता है तो उससे दूसरी तरफ रिएक्शन कर जाती है। लेकिन ये अगर उसकी क़यादत बैठी होती है तो वो फौरी स्पॉन्टेनियस इस रिएक्शन को आप कोई पॉलिसी नहीं कह सकते। वो बदमज़गी जरूर होती है, बैड टेस्ट, लेकिन बेहतर होता है ना हो। तो कल भी ऐसा ही हुआ कि एक गवर्नमेंट के मेंबर की तरफ से कुछ ऐसी बातें की गई जो उस वक्त जिनकी जरूरत नहीं थी, जो रेफरेंस के बगैर थी, गलत थी, उसके ऊपर रिएक्शन आ गया। लेकिन फौरी तौर पर स्पीकर साहब ने भी इंटरवीन किया, बाकी लोगों ने भी, तो वो मामला ठंडा हो गया। तो उसका मतलब लड़ाई नहीं, ये असेंबलियों में, और सिर्फ हमारी में असेंबली में नहीं, हिंदुस्तान में भी, इवन जापान टाइप असेंबली में, यूरोप में। कायरा साहब, ये महमूद रशीद साहब का आपसे से जो मेजर इख्तलाफ है वो ये कि पैनामा को आप लोग सीरियसली संजीदगी के साथ नहीं लेते। एक ओपन एंड शट मामला है उनके मुताबिक, उनकी पार्टी के मुताबिक एथिक्स की बुनियाद पे कम से कम वज़ीर आज़म साहब को आगे आके अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। वो नहीं कर रहे, वो प्रोसीजर की पीछे छुप रहे हैं और आप महमूद रशीद साहब की पार्टी का साथ नहीं दे रहे। आपका क्या कहना है? पहली बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब पनामा के इशू पे बड़े डिफेंसिव हैं और वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि सबसे पहले पनामा का इशू 4 अप्रैल को चौधरी एतजाज हसन साहब ने भुट्टो शहीद की बरसी पे बड़ी खुदा बख्श में रेज किया। उसके बाद तसल्सल के साथ पीपल्स पार्टी, बाकी अपोजिशन की जमातें भी और पीपल्स पार्टी भी इस मामले को मीडिया में भी और असेंबलियों के अंदर भी इस मामले पर लड़ती रही और सबसे मौसर अंदाज में पीपल्स पार्टी ने ये केस किया। फिर हमने जॉइंट अपोजिशन को सब ज्वाइंट किया, अपोजिशन के पास चल के गए, सबको इकट्ठा किया, TOR सब ने मिलकर बनाए, पीपल्स पार्टी ने उसको लीड किया, लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी ने सब जमातों के साथ मिलकर मूव की। अब जिस दिन ये फैसला हुआ, PTI ने खुद उस दिन वो कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की होस्ट की खुद मैरियट होटल इस्लामाबाद में, और वहां ये फैसला हुआ कि अब बहुत गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो गए, अब नो मोर डायलॉग, अब हमें उनके साथ मुज़ाकरात खत्म करके अपनी लेजिस्लेशन, अपने पॉइंट्स के ऊपर मूव करनी चाहिए। ये PTI की तरफ से भी मूव थी, सबने इस पर इत्तेफाक किया और ये तय हुआ। रात को हमने 10:30 बजे शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब, शरीम मजारी साहिबा, आरफ अलवी साहब, ये सब लोग खड़े थे, असद उमर साहब, इसमें साथ एतजाज हसन साहब थे, खुर्शीद शाह साहब थे, शरी रहमान साहब, मैं, बाकी जमातें सारी थी अपोजिशन की, MKM थी, ANP थी, पैट थी, शेख रशीद साहब थे।
वहां खड़े होकर ये ऐलान किया कि हमारा ये फैसला हो गया है, गवर्नमेंट कोई मजीद डायलॉग नहीं होंगे और हम अपनी लेजिस्लेशन मूव करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारी लेजिस्लेशन ब्लॉक की तो हम इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे और हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली अगले ही दिन पीटीआई ने अपना लॉन्ग मार्च करने का और एहतजाज करने का फैसला कर लिया। किसी हद तक उन्होंने अपोजिशन को भी मुर्द इल्जाम ठहरा दिया, लेकिन मेजर जो स्ट्रेस था वो गवर्नमेंट पे था कि गवर्नमेंट इस मामले में तातुल का शिकार है, इससे डिले करके वो बेनिफिट ले रही है। ये पीटीआई का अपना इस्तेहकाक था, हमें इस पे इतराज नहीं है। ठीक है, बट इट वाजंट अ डिसीजन दैट वाज टेकन बिफोरहैंड। मैं कह रहा साहब, देखें ये दो अलग रूट्स हैं, दो अलग अप्रोचेस हैं जो आपने और पीटीआई ने ली हुई हैं। आप हक बजाने में, कहने में कि अपोजिशन आपने भी की है, लेकिन आपने अपोजिशन कोशिश की है पार्लियामेंट के अंदर करने की, और जब भी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी शायद ज़्यादा हो जाता है बात नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। हमने बिल्कुल गलत बात, खिलाफ हकायक बात है। ये मुझे अफसोस है कि मीडिया वाले दोस्त इसको इस एंगल में ले रहे हैं। हमने ये कहा कि हम जॉइंट अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे सारी अपोजिशन की जमातों ने ये बैठ के पीटीआई की लीडरशिप में फैसला किया कि पहले हम रजिस्ट्रेशन मूव करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होने दी, ब्लॉक की, तो हम एहतजाज के लिए निकलेंगे इकट्ठे सारे। उसको अगले दिन सुबह अपने होस्ट की हुई दावत के अगले दिन पीटीआई ने इंडिपेंडेंट फैसला किया। तो मैं उनके हक मानता हूं, मैं भी कहता उनका हक नहीं है, लेकिन उससे अपोजिशन को बहरहाल एक सरप्राइज मिला कि ये क्या, और अपोजिशन पे एक तरह का इल्जाम भी आया कि अपोजिशन का हिस्सा बन रही है। हम तो अब आप क्यों नहीं सड़क पे निकलते? आप क्यों नहीं निकलते? सुनिए 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 जी, यहाँ तक कि सड़कों पे क्यों नहीं निकले, हम इमरान खान का साथ क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान साहब ने अपोजिशन से ना मुशावरत की है, ना अपोजिशन की है, ना किसी अपोजिशन को इनवाइट किया। लाहौर के जलसे में उन्होंने अपोजिशन की जमातों को जलसा तय करके उसमें पीटीआई का जलसा तय करके उसमें इनवाइट किया, हम गए। उसके बाद जो उनका रायमंड मार्च था, रायमंड मार्च के ऊपर मेरा जाती नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, लेकिन मेरी जमात का ख्याल ये था कि ये काम जो मुस्लिम लीग ने शुरू किया था, मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हाथों हुआ। फारूक लगारी जी जन प्रेसिडेंट के घर पे जाके उन्होंने एहतजाजन एक जुलूस लेके गए थे उधर छोटी जेरी में, और उसके बाद लोड शेडिंग के खिलाफ हमारे दौर में पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग ने जुलूस करवाए, एमएनए एमपीएस डीसीओ डीपीओ की क़यादत में, और हमारे एमएनए एमपीएस के घरों पे जाके हमले हुए। इसके बावजूद हमारे जमात का ख्याल था कि ये बेहतर है कि वहाँ किसी के घर पे जाके एहतजाज का रवैया ना रखा जाए। लेकिन मेरी जाती राय, मैंने पहले भी कहा, मुख्तलिफ है, बट उसके ऊपर भी हमें जलसे में खड़े होके या प्रेस में तो कहा गया कि हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन किसी जमात, हमारी जमात को किसी तरफ से प्रॉपरली बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया। और मैं समझता हूं अगर आपने जॉइंटली जमातों को लेके चलना हो तो फिर आप जमातों की मीटिंग कॉल करते हैं कि हम ये कभी। कायरा साहब, ये कहना काफी नहीं है कि पीटीआई ने आपको साथ नहीं रखा या जो भी है। आपका एक अपना रद्द अमल भी हो सकता था, आपके सिंध में हुकूमत भी है, आप सड़कों पर निकल सकते थे, आपने फैसला किया नहीं निकलने का, हो सकता है अच्छा फैसला हो। गुजारिश सुनिए, नहीं आप मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में एहतजाज सिर्फ ये है कि आप पार्लियामेंट प्रैक्टिस को छोड़ दें? मैं ये नहीं कह रहा। अचानक आप कहें कि मैं सड़कों पे आऊंगा, और आप अगर मुझे ये मैं सीरियसनेस शो करूंगा तो तरीकाकार ये है कि मैं शेयर ब्लॉक करूं। नहीं, वो तो पीटीआई ने अपना फैसला किया, बट पीपीपी का भी अपना फैसला है अब नहीं निकलना खुद से, ये भी आपका अपना फैसला है। पीपीपी ये कह रही है कि हमने लेजिस्लेशन की है जॉइंटली, हमारी जो ग्राउंड नहीं है। आप लोग बिल्कुल पता नहीं इंटेंसिटी और अनइंटेंशनली भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही। किसका साथ, किसने हमें कहा है साथ देने का? ठीक है, मेरे ख्याल से सर, लेकिन मैं ये कह ही नहीं रहा आप साथ नहीं दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पीटीआई के साथ निकलना आपके लिए जरूरी है। आपने खुद से एहतजाज सड़कों पे ना ले जाने का फैसला किया हुआ है। Sorry, we can't hear you properly. At least in the studio we can't hear you properly, and इसी की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रही है। ज़हीम कादरी साहब, ये जो हमें अभी तक मौक़िफ़ मिले हैं, वो आप शायद खुशकिस्मत हैं कि पीटीआई जो है उसको अकेली अपोजिशन करने का बहुत शौक़ है, और पनामा का जो एक हक बजानिब सवाल है, जो एक हक बजानिब एथिकल क्वेश्चन है, उसको आप सक्सेसफुली उससे बच निकल पाए हैं, क्योंकि अपोजिशन के तरीक़े जो हैं वो दो मेजर जमातें दो अलग तरीक़े समझती हैं।
देखें, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई एम बीइंग लेट। जहाँ तक एथिकल होने की बात है तो मेरे ख्याल में नॉन एथिकल है। उस दिन के बाद जिस दिन वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक तकरीर की और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स जो आज पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं स्पीकर साहब की खिदमत में पेश किए, जिसमें वो तमाम राउटिंग, फाइनेंशियल राउटिंग बताई गई कि वो किस तरह फ्लैट्स खरीदे गए 2005 में। अब उस पर ये कहना करें जी वो तो 5000 साल पुराने खरीदे गए थे। मैंने भी कहा वो और प्रॉपर्टीज़ थी, इन 2 फ्लैट्स की बात की गई, इन 2 कंपनीज़ की बात की गई, उन्होंने तमाम राउटिंग बता दी, उन्होंने तमाम बात बता दी, उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स स्पीकर साहब की खिदमत में पेश कर दिए। किसी ने भी ये गवारा नहीं किया ऑपोजिशन ने कि वो जाके उन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स को ले ले और उस पर जो यकीनन इफ़ एट ऑल दे आर रॉन्ग व्हिच आई से दे आर नॉट, अगर वो गलत हैं तो फिर तो बड़ा सीधा केस बनता है। फिर तो इसमें फोरेंसिक ऑडिट की बात नहीं आती ना साहब, फिर तो बिल्कुल सिंपल बात पता लग जाएगी कि ये पैसे नहीं जी पाकिस्तान से गए हैं, ये चोरी किए हुए थे, ये लूटे हुए थे। अब ये है मुशगाफी, सियासी मुशगाफी। ज़हीन साहब, आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक नॉलेज हो गई है कि वो पैसा इंग्लैंड में पहुंचा कैसे और उस मेफेयर की फ्लैट के पैसे दिए कैसे गए। अगर ये पब्लिक नॉलेज हो गई है तो आप बता दें। जी वो बता जी तो सर वो देखिए ना, हमने तो बता दिया। अब इससे बड़ी पब्लिक नॉलेज क्या हो सकती है कि वो तमाम राउटिंग जो दुबई की मिल और फिर सऊदीया की मिल और उसके बाद उसका लंदन जाना है वो उन्होंने बता दिया और वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। किसी ने गवारा नहीं किया उन डॉक्यूमेंट्स को देखना, क्योंकि और कोई इशू था नहीं। तमाम काम तो हो रहे हैं। आप टेररिज्म देख लें, बिजली के मंसूबे 12-15 हज़ार के लग रहे हैं, वो इंशाल्लाह चल जाएंगे तो फिर किसी के पास कोई और बात करने की तो नहीं रहेगी ना। अगर हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नजर आ रही होगी, जिसको आ रही होगी वो हमें वोट दे देगा, जिसको नहीं आएगी वो नहीं देगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं था प्रॉब्लम ये था कि किसी तरह इसको कन्फ्रंट किया जाए इन इशूज़ को, कि इनको चलने ना दिया जाए, निज़ाम रुक जाए, डेवलपमेंट ना हो सके। देखिए फिर इस्लामाबाद को बंद करने की जो बात की जा रही है, आइडेंटिकल वही बात है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का प्रीमियर का आना पाकिस्तान डीले हुआ, 4 से 5 माह वो जो मंसूबे थे उनकी इनॉग्रेशंस डीले हुई और अब जो 10,000-12,000 जाएंगे। आपने बात की इस्लामाबाद बंद करने की और पीटीआई की एलिजेड बदगी, इस पे हम बात करेंगे, यहीं से बात जो है वो उठाएंगे भी। और कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी अपनी सफाई पेश कर रहे थे, कहना चाह रहे थे कि पीपीपी भी एक जेन्युइन लेजिटिमेट ऑपोजिशन है। हो सकता है उसकी अप्रोच डिफरेंट हो, लेकिन उसकी अप्रोच डिफरेंट का ये मतलब नहीं कि वो सड़कों पे निकलना चाहती नहीं। उन्होंने एक अपना कोर्स तय किया हुआ है और वो उसके मुताबिक चलेंगे। खान साहब उनको बताए बगैर इमीडिएटली सड़कों पे चले गए, रादर दैन जो अग्रीड एक प्रोसेस था उसको वो फॉलो करते। ये बहरहाल उनका कहना था। ब्रेक के बाद इन सारी चीज़ों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग जिसको कि मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, आला सिविलियन क़यादत की मिलिट्री क़यादत के साथ हुई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक। मीडिया में रिसेंटली एक मीटिंग रिपोर्ट हुई थी जिसको डिनाई भी किया। हम इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे कि ये मीटिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन एक इशू है पाकिस्तान के सामने। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी गए और रिपोर्ट कुछ इसी तरह आई है कि जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया का प्रोपेगेंडा जो है, उसको काउंटर करने की बेइंतहा जो है एक इमीडिएट और अर्जेंट ज़रूरत है, और जिसके हवाले से पाकिस्तान का जो दुनिया में इमेज है उसको भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे फ़ौजियों की कुर्बानियाँ वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं वो नज़रअंदाज इंडिया करने की कोशिश करता है जब ईस्टर्न बॉर्डर के हवाले से इल्ज़ामात लगाता है। तो इस इशू पे मियां महमूद रशीद साहब, पीटीआई का पहले मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। आपके ख़्याल से ये अब आपने पहले थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लिया हुआ था मिलिटेंसी के हवाले से, आप समझते थे ये सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है, फिर हम ज़रब-ए-अज़्ब की तरफ गए, आपने फिर बिलाखिर साथ भी दिया ज़रब-ए-अज़्ब का। आप इस वक्त क्या समझते हैं सर, ये मिलिटेंसी जो है पाकिस्तान में अभी भी एक इशू, एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है, इसके हवाले से आप अगर वज़ीर आज़म होते या अगर वज़ीर आज़म को आज आप कोई मशवरा देंगे तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें पास्ट के अंदर जो भी मौक़िफ़ था, उसके बाद जब आज से 2-2.5 साल पहले एक एपीसी हुई और उसमें एक नेशनल कंसेंसस हो गया इस बात पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और 20 नकाती वो एक एजेंडा था, उसकी भी एक प्रोग्राम था पूरा, वो भी अप्रूव किया। अब क्या करें? नहीं, अब क्या करें, बिल्कुल उसके ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए।
उसके ऊपर जितनी संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी, उस पर जितनी फोकस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई बदकिस्मती के साथ। और उसको जितनी तरजीह मिलनी चाहिए थी अपने तमाम जो हुकूमतों की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से, उस तरह से वो प्रायोरिटी उसको नहीं मिली। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ कि उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप बिल्कुल साथ देंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म इसमें चीजें थी, कोई लॉन्ग टर्म चीजें थी, उन सब चीजों के ऊपर अमल दरामद शुरू होना चाहिए, जिन पर अभी तक टच नहीं इसलिए बनता है क्योंकि आप स्पोक्समैन वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट के हैं, लेकिन आपकी पार्टी और इंक्लूडिंग पंजाब हैज अ वेरी वेरी सेंट्रल रोल इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान। और ये नेशनल एक्शन प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आपसे सर पूछूंगा, एक तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी हो गई, और दूसरा सर ये खासी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वक्त आपके ख्याल से जो पाकिस्तान का स्टेट अपराटस है, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, आपके ख्याल से सब एक पेज पे हैं कि अब करना क्या है? यकीनन सब लोग एक पेज पे हैं। और देखें, जब नेशनल एक्शन प्लान को तरतीब दिया गया था तो उसके तकरीबन 20 पॉइंट्स आपको याद होंगे, अगर आप उनको देखिए तो 18th अमेंडमेंट के बाद 18 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो सूबाई जिम्मेदारी थी और उसको सूबों ने ही पूरा करना था। मैं तो अपना केस प्लीड कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि KPK, सिंध और बलूचिस्तान ने इस पर क्या किया है, वो यकीनन वहीं के लोग बता सकते हैं। मैंने जो कुछ किया उसमें आपके सामने मैं रखता जाऊं कि वाहिद सूबा है जिसने सिलेबस में 4 नई कुतब एंटर की हैं 4 लेवल्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड मिडिल, जिनमें बाकायदा टेररिज्म के खिलाफ एक मज़ामीन है और वो स्पेसिफिक बुक है, गाड़ी में पढ़ी है, अगर आप कहेंगे तो मैं ला दूंगा। 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमने वो बुक जारी की। उसके बाद 900 के करीब हमने मुकदमात हेट स्पीचेस के दाखिल किया और तकरीबन 2700 के ये नंबर से आप इम्प्रेस कर भी जाएंगे। और मैं नहीं कह रहा काम नहीं हुआ, काम हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैंड आउटफिट्स हैं जिनकी एक्टिविटी पंजाब में रिपोर्ट की गई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो बड़ा सीरियस कंसर्न आया कि जी ऑपरेशन करना चाहिए पंजाब में। भाई हम तो कम से कम अभी तक तो 600 के करीब ऐसे टारगेटेड ऑपरेशंस कर चुके, जिसमें आर्मी और रेंजर्स जो थी वो देवर लीडिंग एंड वी, क्योंकि ऑब्वियसली जब तमाम लोग एक पेज पे हों और तमाम एजेंसीज ISI, MI, IB, स्पेशल ब्रांच एक जगह काम कर रही हों जो कि एपेक्स कमेटी के फैसलों को जो है इम्प्लीमेंट कर रही हों, तो फिर सब मिलकर ये काम करते हैं। और आपके टीवी कैमरास ने वो ऑपरेशन, फिर भी हमने सुना है सर एक्टिविटी पंजाब में रही है ना, आप ये डिनाई तो नहीं कर रहे? जी हाँ, नहीं, एक्टिविटी तो देखें, लेकिन रिएक्शंस, उनका पकड़े जाना, उनका अनर्थ होना, अब मैं तो नहीं अकेला कर रहा ना, लेकिन मेरे ख्याल से इशारा इस तरफ आपके अपने MNA दे चुके हैं कादरी साहब इसी हफ्ते कि ये लोग दंदनाते क्यों फिर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, उसके अलावा आपके अपने सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि टेक्निकल होल्ड्स क्यों लगे हुए हैं इन लोगों को बैन करने पे। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें, ये सब तमाम चीज़ें ISI, MI, ये उनका काम है। मेरे ख्याल में राना अफजल साहब ने जो बात की वो मेरे ख्याल में इसलिए बाहर जब वो गए और वो इंडियन प्रोपेगेंडा जिसकी आप बात कर रहे थे उसे बहुत हाइप दी उन हजरत की बात को कि जी वो ये करते हैं, जबकि यहाँ की एजेंसीज कन्विंस्ड हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के हद तक काम करते हैं और कश्मीर के एम्बेट में वो बात करते हैं। अब आप इसको अगर कोरिलेट करेंगे इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ तो फिर आप ये भी कन्विंस हो जाएं खुदा ना खास्ता और कह दें कि जो इंडिजिनस लड़ी जा रही है, एक जंग है, एक तहरीक आज़ादी चल रही है कश्मीर में, वो भी जो है वो टेररिज्म है। तो मैं तो उसको टेररिज्म नहीं मानता, मैं तो कैटेगोरिकली कहता हूं कि वो इंडिजिनस फ्रीडम मूवमेंट है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे हमारा लोग जख्मी है और लोग मर रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे मर रहे हैं। मैं उसको दहशतगर्दी कंसिडर नहीं करता। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से मियाँ साहब के सामने ये बात रखनी चाहिए जो कि शेरी रहमान साहिबा ने बतौर एम्बेसडर, एक्स एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एज वेल एज एन इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव अदरवाइज, इन्होंने ये कही थी कि हमारी आवाज़ बैनुल अक़वामी सतह पे बिल्कुल चुप है। हम लोगों की लॉबिंग इस वक्त इज अकॉर्डिंग टू द पीपल्स पार्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फॉरेन मिनिस्टर नहीं है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, लॉबियस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी, PML और PTI की परसेप्शन जो है
अबाउट टेररिज्म वो मुख्तलिफ नहीं है। ये तय हो गया था नेशनल एक्शन प्लान में कि ये परसेप्शन सबकी एक ही है। पर ये इंडिया हमें इतने आसानी से मूवमेंट ही कहेगी ना, वो कश्मीर को टेररिज्म तो नहीं कह सकती, ना पीटीआई कहती है ना कोई और कहता है। पीटीआई को एक सेकंड आप छोड़ें, इंडिया ये बावर क्यों करवा पाती है इंटरनेशनल पावर्स को कि पाकिस्तान अब बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान इज इन डूइंग इनफ, जबकि ज़र्बे अज़्ब भी हुआ है रिसेंटली, तो पहले के मुकाबले में तो बहुत कुछ हुआ है जी। Because of the historical background started off since Zia's regime, कि जहाँ तालिबान जो थे वो they were good cops, you know. Now we are. लेकिन जिया की रजीम में जब पाकिस्तान का प्रीमियर इस मुल्क से जाता था तो हमें पड़ गए, बिकॉज अमेरिका के साथ इंटरेस्ट अलाइन थे ही सही, लेकिन हमें एक वजन दिया जाता था। आज हमारी इंटरनेशनल वॉइस इज नॉट व्हाट इट शुड बी। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। जिस तरह ब्रेक से पहले गुफ्तगू की जा रही थी, मियां महमूद रशीद साहब, ठीक है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं इस चीज़ पे खर्च करने के लिए, लेकिन कुछ तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। हमारे ऊपर जिस तरह की ब्रांडिंग लगती है वो तो काफ़ी खौफनाक है। मैं एक जवाब दे दूं छोटा सा। नहीं सर, पहले मियां साहब से अगर कमेंट ले लें, उसका फिर आप दोनों जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है जी कि उसमें मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इस पर काम तो हुआ, लेकिन जिस शद्दमत से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा हुआ। नेक्टा के बारे में हम ये कहते हैं, ये ज़हीन तो कह रहे हैं ना 18 निकात जो है ना उनका ताल्लुक प्रोविंशियल हुकूमतों से है। मेरा नहीं ये ख्याल इस तरह की बात है। तकरीबन 50% नेशनल जो गवर्नमेंट है ये उसका काम था, मरकजी हुकूमत का काम था। नेक्टा ने देखे 25 अरब मांगे थे, आपने 1.25 अरब उसे दिया पिछले साल। ये जो करंट ईयर है, तो अब आप अंदाजा करें कि अगर आप ऑरेंज ट्रेन पे 250 अरब रुपया लगा रहे हैं, कर्ज लेके भी लगा रहे हैं, लेकिन नेक्टा को फाल करने के लिए और दहशतगर्दी और ज़र्बे अज़ब के लिए वो अगर आपसे 25 अरब मांगते हैं तो आप कहते हैं 1.25 अरब रुपया आप ले लें। ये और इस तरह की बड़ी चीजें हैं। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें इसमें मजीद ज्यादा संजीदगी दिखाने की जरूरत है और इसमें ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पहले से कम हो गई हैं तो शायद ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया है। हम तमाम हुकूमतों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके वो जो 20 पॉइंट्स हमने तय किए थे उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करना चाहिए और उसका रिव्यू भी होता रहना चाहिए। परफॉर्मेंस को कैसे असेस करेंगे इंटरनेशनली हम आइसोलेटेड अपनी हैसियत, अपनी पॉपुलेशन, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, स्टेटस नहीं मिला हुआ, तो आप इसमें हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर ना होना, उनका लॉबियस्ट ना होना, उनकी इनइफेक्टिव होना ऑन द इंटरनेशनल सीन को किस हद तक आप किस तरह असेस करेंगे परफॉर्मेंस को फॉरेन? मैं ये समझता हूँ टोटल फेलियर है हमारा, टोटल फेलियर है। हमारे जो करीबी दोस्त थे वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। ईरान आज कहाँ खड़ा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? जैसे आपने पहले कहा कि फॉरेन मिनिस्टर हमारा नहीं है, 3 जगहों पे ये फॉरेन मिनिस्ट्री बटी हुई है, प्राइम मिनिस्टर हैं, फातमी साहब हैं, सरताज अजीज साहब हैं। ये इतने संजीदा हैं कि अभी तक ये फॉरेन मिनिस्टर का फैसला नहीं कर सके कि जिसे ये टास्क देते और जिसका कोई काम ना होता वो बाहर जाके फॉरेन पूरी दुनिया के अंदर घूम फिर के जो हमारे मसाइल हैं उनके हवाले से वहां पर रास्ता जो है ना सतह हमवार करता। मैं ये समझता हूं कि आप दें सर अपनी पॉलिसी डिफेंड करना चाहेंगे आप, क्योंकि देखें हमने तो देखा कि नवाज शरीफ साहब ने पहले साल में बड़ी ट्रैवलिंग की, बहुत राहिल शरीफ साहब भी ट्रैवल करते रहे, तो फिर ये हाल क्यों है हमारा? फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, लॉबियस्ट नहीं, क्या मसला है? सबसे बड़ा एतराज इमरान खान साहब का और अपोजिशन का यही रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो कहते थे दौरे पे पाकिस्तान आते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ, करोड़ों रुपया खर्च दिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तो जब वो वहाँ जाते थे बात करते थे और वो बात इफेक्टिव भी रही। दूसरी बात देखें, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया 1 बिलियन आदमियों की मार्केट है। उस मार्केट में एक फाइनेंशियल इंडक्शन है दुनिया की और अमेरिका की सबसे बड़े एक अगर उनका फॉरेन रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स कहते हैं उसको, यहाँ 28 या 30 है, वहाँ उनकी तादाद मेरे ख्याल में 2500 से ज़्यादा है। तो अगर आप ग्लोबली इस फिनोमेना को देखें कि फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं दुनिया के, तो इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। एक अरब
सवा अरब आदमी की मार्केट है ना सर। सर मेरे ख्याल में नॉन रेजिडेंट्स का भी बहुत रोल है। अब आप इसमें वेन कीजिएगा, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो उन्हीं के बैरूनी मुल्क साथी जो हैं वो उनको रॉकस्टार की तरह रिसीव करते हैं, और जब हमारे लीडरान इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो लोग पर्सनल कैमरा से उनके पीछे भागते हुए उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्रीज पूछते हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। मतलब दिस इज व्हाट इट इज, यू कैन डिसएग्री विद इट इफ यू वांट। दिस इज एंड व्हाई इट हैपेंस। ऑपोजिशन की जमातें सियासत करते वक्त नेशनल इश्यूज की उस रेड लाइन को क्रॉस करके जो लाइन है सियासत की, उसको क्रॉस करके नेशनल इश्यूज को भी रोन देते हैं। अभी परसों आपने असेंबली में इसका बेहतरीन नमूना देख लिया ना। आप सिखा क्या रहे हैं लोगों को? अगर आपने इस तरह चलना है तो फिर इस तरह चलते चले जाएंगे सब। अगर आप नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे ये कह के कि ये वजीर आजम का कोई दफ्तर या घर है और उनके घर पे एक दिन पहले वजीर आला बैठे होंगे मुंह लटका के, उनकी बातें सुन रहे होंगे और उनके अहकामात को पूरा कर रहे होंगे, और आप जाके नेशनल असेंबली को अगर अंडरमाइन करके बाकायदा रेलिगेट करेंगे सिस्टम से, डेरोगेटरी होंगे उस पर, तो फिर यही होगा। लोग यही सीखेंगे ना। आपका एटीट्यूड क्या है ऑपोजिशन का? हमने यही बात की थी जब हमने किस हद तक आपके ख्याल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खुद मुख्तार हैं पूरी तरह? तो यही कहा था मियां साहब से पूछ रहा हूं, सेंसिबल डेमोक्रेसी के लिए अपने हालात को दुरुस्त कर लीजिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आज अगर वही रवश एक और लीडर चला दे और मार दो घर चले जाओ, स्टेज पे शेख रशीद जैसे लोग खड़े करके बदतमीजी करवाएगा, तो फिर कल को जवाब तो आएगा ना भाई। और फिर यही चीज रिफ्लेक्ट करेगी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे होंगे। लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल डिसहार्मनी नहीं है, लोग इम्प्यून कर रहे हैं सर यूनाइटेड नेशंस में एंड एल्सवेयर। जाहिर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इंडिया का एक असर उसूल जाहिर है, 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा तो होगा। लेकिन क्या हम अपनी हैसियत में भी इफेक्टिव हैं? क्या ये हुकूमत जो कर सकती है वो भी कर रही है? 70 के करीब एमएनए जिस वक्त आपके फील्ड में मौजूद हैं, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट और तमाम लोग जो है वो हिंदुस्तान की एट्रोसिटीज की कश्मीर में बात कर रहे हैं और उनके दरअंदाजी की बात कर रहे हैं, उनके दहशतगर्दी फैलाने की बात कर रहे हैं। एक डोजियर पकड़ लिया कि जी वो पता नहीं नाम नहीं लिया। बट व्हाई इज द वर्ल्ड नॉट विलिंग टू लिसन इज माय क्वेश्चन। आप बात कर रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा? हमारी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा? ये सवाल है, मान क्यों नहीं रहा? सब सुन रहे हैं लोग, सब सुन रहे हैं। कल मुशाहिद हुसैन सैयद जब अमेरिकन एनवॉय को मिले, जो प्रेसिडेंट के एनवॉय थे, उन्होंने एग्री किया कि एट्रोसिटीज हो रही हैं कश्मीर में, एंड यस कश्मीर इज द कोर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टू कीप पीस इन द रीजन। तो अगर ये चीजें जा रही हैं, अगर ये बात हो रही है, तो इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा होगा ना सर। लोग मिल रहे हैं लोगों को, तो रेस्ट एश्योर्ड हम नेशनल इश्यूज में भी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, उनको अंडरमाइन कर देते हैं। आप देख लें परसों के नेशनल असेंबली के सेशन के बाद अमेरिका इंडिया के अखबारात ने क्या लिखा, सुन लें। इमरान खान साहब की बात पर किस तरह उन्होंने सर, तो आप इतना इस पर तकरीर कर रहे हैं, इतना आप अच्छा बोलते भी हैं और काफी भी बोलते हैं माशाल्लाह, तो आप क्यों नहीं फॉरेन मिनिस्टर बन जाते? व्हाई कांट पाकिस्तान हैव अ फॉरेन मिनिस्टर? क्या वजह है ना होने की? आप मेरी सिफारिश कर दी। मैं तो कर रहा हूँ, टीवी पे कर रहा हूँ सिफारिश आपकी, लेकिन कोई हमें फॉरेन मिनिस्टर दे दे खुदा के लिए। फातमी साहब पीटीआई से ले आऊं कोई आपके लिए? सुन ले जी, फातमी साहब और सरताज अजीज साहब को अगर कोई ये कहे कि उनका फॉरेन अफेयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, भाई उन्हें मिनिस्टर बना दें, चलें उसको कुछ नहीं इख्तियारात बढ़ा दें। एक्सपीरियंस की बात ही नहीं है, एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही है। बात अथॉरिटी की है ना, वो इलेक्टेड नहीं है ना सर, प्रॉब्लम है। तो फिर ढूंढे किसी इलेक्टेड आदमी को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी आर आउट ऑफ टाइम। ज़ैम का बहुत शुक्रिया, कमर ज़मान कायरा साहब का और मियां महमूद रशीद साहब का, दोनों का शो को ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट कर सकते हैं। कल एक बार फिर इंशाल्लाह 7:05 पे हाजिर होंगे।